नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी, मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं घटना चक्र, जो कि सभी लोग जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक को अगर पढ़ लिया तो 10 से 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं। और दूसरा, इसके बाद मैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक को भी लाऊंगी, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नंबर 1 है हमारा। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो इस चीज पे फोकस करिए, सूत्रपात किसने किया? ये सूत्रपात हमारे गारसादा तासी जी ने किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी जी ने किया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में किया था। और बुक का नाम था इस्तवार दलय लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवि थे। कितने कवि थे? अनेक कवि थे। और इन्होंने वर्ण क्रमानुसार दिया था। वर्ण क्रमानुसार मतलब अल्फाबेटिकल ABCD या छोटा बड़ा के हिसाब से। इसका प्रथम भाग जो प्रकाशित हुआ वो 1839 में, और दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो कि महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका जो थी, जो ग्रीसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना गया। अगर क्वेश्चन में सच्चे अर्थ दे दिया जाता है तो हम लोग द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसादा तासी जी ने किया था। ये तो आप लोग जान ही गए हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ये हमारा फ्रेंच भाषा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो प्रथम लेखक का नाम हमारा है गारसादा तासी जी। ठीक है, अभी यही चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको गया है? व्यवस्थित रूप किसने दिया था? व्यवस्थित रूप जो दिया था वो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है ना। उसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में दिया गया, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। शिव सिंह सरोज 1883 में एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र और कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। शिव सिंह सरोज जो हमारी लिखी थी, ये आपके शिव सिंह सेंगर जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1883 में। इसमें कवि कितने थे? 1000 थे। ठीक है, और इसमें 1000 कवियों का जीवन परिचय था और उनके कविताओं के उदाहरण दिए गए थे। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ये वाला आंसर हमारा राइट है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ये हमारा था रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि मैंने अभी बताया। इसके बाद हमारा है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से लिया? तो किशोरी लाल गुप्त जी ने जो हिंदी अनुवाद किया था, ये हमारा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसका था? ये हमारे जॉर्ज ग्रीशन का था। ठीक है, इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है ना, डॉक्टर किशोरी जी ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस साहित्य इतिहास के ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना? किसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना? ये आपका मैंने अभी बताया ना, किशोरी लाल गुप्ता। तो किशोरी लाल गुप्ता के द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने बताया। ओवरऑल कहने का मतलब है किशोरी लाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को प्रथम, इन्होंने जो है इसका अनुवाद किया और इसको ही माना प्रथम ग्रंथ। ठीक है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो काल विभाजन किसका मिलता है? ये आपका जॉर्ज ग्रीशन सन कॉल। ठीक, आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रीशन थे। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी। नेक्स्ट है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के सबसे ज्यादा, मतलब कहने का मतलब सबसे ज्यादा कवियों का उल्लेख जो किया था, वो कौन सा ग्रंथ था? तो वो हमारा मिश्र बंधु था। मिश्र बंधु में 5000 कवियों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में परंपरा में मिश्र बंधु की अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का उल्लेख किया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इसके कालखंड कितने थे? 8 थे। ठीक है, जिस प्रकार मिश्र बंधु ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख किया, मिश्र बंधु ही एक थे जिन्होंने 5000 कवियों का उल्लेख किया था। नेक्स्ट हमारा है रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी तक माना। 1868 से 1893 ईस्वी तक माना। इसको आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी और संवत क्या था? 1925 से 1950 तथा द्वितीय उत्थान का समय था 1893 से 1918 और संवत था 1950 से 1975। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत ही गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके, एक मच्छर है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दे दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान में हिंदी के प्रवर्तक माने गए। इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए हिंदी के वर्तमान प्रवर्तक किसको माना गया है, तो ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान, मतलब प्रथम उत्थान बताया था। अब आप देखेंगे इसका आंसर है बी, 1925 से 1950 विक्रमी संवत, इन्होंने विक्रमी संवत में दे दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान माना था, किसको माना था द्वितीय उत्थान? 1893 से 1918। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारा है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हमारी 1893 ईस्वी में की गई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था थी। नागरी प्रचारणी सभा जो है अग्रणी संस्था इसको मानते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता ने, किसने? बेलेजली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये क्यों हुई थी? टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ बेलेजली ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 को। ठीक है, गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी को पढ़ाने के लिए, हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों को रखा। एक हमारे थे लल्लू लाल, दूसरे हमारे थे सदल मिश्र। ठीक है, इनकी नियुक्ति यहाँ पे कर दी। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये 1800 में हुई थी। 35वां क्वेश्चन हमारा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हम लोग इतना पढ़ लेंगे, बिल्कुल रट जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी। सन 1800 में हुई थी। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ये हमारे संस्थापक पूछा गया है, तो इसमें हमारे जॉन गिलक्राइस्ट थे। ठीक है, क्योंकि ये सदल मिश्र और जो भी सदल मिश्र जी जो हैं, ये हमारे वहां पे टीचर के रूप में रखे गए थे। और बाकी सदाशिव प्रसाद सितारे ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ये तो थे ही नहीं। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? अच्छा, इनकी भाषा जो थी वो पूर्वीपन थी। ठीक है, और ये बिहार के रहने वाले थे। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले थे। ये सात द्वीपीय ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके पिता का नाम नंदमणि त्रिपाठी था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक रहे थे और सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये वाली लाइन, सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में, इनका गद्य लेखकों में ये गिने जाते थे। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव रहता था। ठीक है, ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बंगला, ये याद रखिएगा। फिर है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जो है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? रानी केतकी की कहानी हमारी लिखी थी ईशा अल्लाह खान ने। किसने लिखी थी? ईशा अल्लाह खान ने। रानी केतकी के रचनाकार कौन थे? ईशा अल्लाह खान। अगर आप लोग भूल जाते तो मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ। रानी है तो रानी ही है तो बस किसकी पूजा करेंगी? ईशा अल्लाह खान की। अल्लाह की कहानी सुनेंगी भाई। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे कौन थे? एक तो लल्लू लाल थे, दूसरे सदल मिश्र थे। तो लल्लू लाल का नाम इसमें है नहीं, सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संबद्ध रहे? तो कौन रहे हैं? ये देखिए, ईशा अल्लाह खां थे नहीं, सदाशिव लाल थे नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे नहीं, लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। तो आपके लल्लू लाल जी हैं। इसके बाद हमारा आया है नासिकेतोपाख्यानम।
नासिकेतोपाख्यानम के लेखक कौन थे? ये हमारे सदल मिश्र जी थे। ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। 1768 में इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली में लिखा गया साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी जी ने भाषा योग वशिष्ठ को बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा ग्रंथ माना है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी रचना है। इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ इसी को ही माना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा ग्रंथ सर्वप्रथम माना, तो इसमें जो है आप यही लगाएंगे भाषा योग वशिष्ठ, जो कि राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया था। और इसकी भाषा भी आ सकती है, इसकी भाषा गुरमुखी लिपि से मिलती जुलती है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखककार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ठीक है। आगे देखिए, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी? तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी? नासिकेतोपाख्यानम। किसने लिखी थी? सदल मिश्र ने लिखी थी, सदल मिश्र ने। ठीक है। अब आ जाता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में गोरा बादल जटमल द्वारा कृत जो थी उसको बताया। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे। वहां सदल मिश्र ने 1803 में और नासिकेतोपाख्यानम और 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्री मद भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर है। इसमें आप देखिए रूपांतर है। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यानम खड़ी बोली की पहली रचना मानी गई है, जो कि मैंने भी बताई। ठीक है। तो इसमें जो है नासिकेतोपाख्यानम जो है ये पहली रचना है। ठीक है। अगर आपका आ जाता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कौन सी रचना है, तो आप यही लगाएंगे जटमल, गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा जो लिखी गई थी। और अगर नॉर्मल पूछ लेते हैं तो नासिकेतोपाख्यानम, जो कि हमारे सदल मिश्र द्वारा लिखी गई थी। बस। इसके बाद हम लोग देखेंगे काल क्रमानुसार लिखा गया। सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, आप फटाफट जो है इसका आंसर अपने मन में रिवाइज करिए। ठीक है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन था? तो काल जो आ गया है तो ये हमारा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने लिखा था? ये हमारा ग्रीशन ने लिखा था, जॉर्ज ग्रीशन ने। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ये हमारा गारसादा तासी है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। और हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? ये हमारे जेसुआ केटलर थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जेसुआ केटलर डच के थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत में आए थे और इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर, जो 1715 ईस्वी में लिखी गई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की थी, क्योंकि ये डच से आए थे, पुर्तगाल से, तो इन्होंने डच भाषा में ही लिखी। फिर आया डॉक्टर ग्रीसन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। फिर सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी द्वारा जो लिखी गई वो ब्रज भाषा व्याकरण थी और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी निरूक्त तथा हिंदी शब्दानुशासन प्रकाशित हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं
आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसने लिखा था? तो स्केच है, चा और जा को मैच कर लेते, ग्रीव्स, पादरी एडसन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रीव्स हैं। ठीक है, ज और ज, पादरी एफ ई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन थे? ये हमारे जॉर्ज क्रिसन थे। सन मॉडर्न, सन क्या होते हैं? पुत्र लोग मॉडर्न होते हैं। फिर है 14वां क्वेश्चन, ग्रिसन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। ये भी किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास का अनुवाद किया था। इसके बाद आगे देखेंगे, किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोई उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भदोई पड़ता है, जो लोग वहां के होंगे वो जानते होंगे भदोई कहाँ है। और ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में एक रहे। इनके गुरु कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद। गुप्त जी को बिंदु गौरव से सम्मानित किया गया था। और गुप्त जी की कृति जो थी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम कृति जो थी वो सूरदास की टीका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सन मॉडर्न। ठीक है, आपको बिल्कुल रट गए होंगे क्वेश्चन ये वाले। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक आपका कौन है? ग्रिसन, सन मॉडर्न। ठीक है ना। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से राइटर थे? तो गणेश, श्याम, शुक। सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में श्याम यानी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद में जो हम लोगों के गुरु होते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, यानी कि सुखदेव, सुखदेव जी का नाम भी सुना होगा, वो एक गुरु थे। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। और मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भाग थे। और प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था। 1, 2, 3 इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और जबकि चौथा प्रकाशन 1934 में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया गया। हिंदी नवरत्न, जो प्रथम 3 थे इनको हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो चौथा यानी 34। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद ने परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की थी? तो परिवर्तन हमारा जो है 1890 से विक्रम संवत 1925 विक्रम संवत तक ये माना गया है। इसके बाद देखिए, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी। तो 1893 ईस्वी में हुई थी। ये है ईस्वी। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो संस्था मैंने बताई, सबसे पहले जो आई थी वो नागरिक प्रचारणी सभा ही आई थी। इसके अलावा कोई संस्था आई नहीं, तो इसमें ही इसका प्रकाशन हुआ। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो इसमें श्याम सुंदर दास भी थे, रामनारायण मिश्रा जी भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे, लेकिन रामचंद्र वर्मा जी नहीं थे। इसके बाद देखते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्रा तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी महान लोग थे। आचार्य रामचंद्र वर्मा कौन थे? अब रामचंद्र वर्मा जी कौन थे? तो ये हिंदी के साहित्यकार और कोशकार रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य भी थे। हिंदी शब्द सागर का जो संपादक मंडल था उसके प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने
आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी, कौन सी हिंदी, अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया, ठीक है, कि अच्छी हिंदी आ पाए और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक निकाल दी, ठीक है, किशोरीलाल वाजपेयी के द्वारा मिलकर। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ये यहाँ पे विक्रम संवत 1800 में लिखा, लेकिन ये नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में ही हुई है। ईस्वी याद रखिएगा, ईस्वी, ईस्वी विशेष है। इसके बाद देखिए, आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा गया वह खड़ी बोली में था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। यह भी क्वेश्चन आता है कभी कभार, चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? तो ये जो है गंग की है, ठीक है। और गंग कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हुए हैं। सदल मिश्र जी हिंदी के पहले गद्यकार हुए हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य प्रसिद्ध कृतियां हैं, नासिकेतोपाख्यानम या चंद्रावती। अगर पूछा जाए चंद्रावती किसकी रचना है तो आप क्या बताएंगे? तो आप यही बताएंगे सदल मिश्र की है चंद्रावती, ऐसे याद रखिए, ठीक है। और एक और है रामचरित, जो कि 2 साल के फासले पे की गई थी। 1803 में इन्होंने नासिकेतोपाख्यानम या चंद्रावती करी थी, और रामचरित जो करी थी नॉर्मल रामचरित 1806 में करी थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारी प्रयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। ये कैसे थे? व्यवहार प्रयोगी थे, मतलब इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था सदल मिश्र जी का। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईशा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। श्याम सुंदर दास जी जो थे, उन्होंने कहा पहला स्थान अगर मैं दूंगा गद्य लेखकों में, सबसे पहले ईशा अल्लाह खां को दूंगा, उसके बाद में सदल मिश्र जी को दूंगा। और लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर थी, जो कि ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। और मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पंडिताओपन तथा फारसी का प्रभाव है। और ईशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी, फारसी का प्रभाव था। समझ गए होंगे आप लोग ना। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। किसको किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने क्या किया? इनके हाथ में सब कुछ था, कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र जी को भाषा मुंशी के रूप में इन्होंने नियुक्त कर दिया। अब सदल मिश्र जी की अन्य कृतियां कौन सी हैं? फूलन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुदिस बरते थे, बाजने लगा, कांदती है आदि, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ अगर हम लोग मानेंगे तो प्रेम सागर है, ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये हमारे लल्लूलाल जी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं नासिकेतोपाख्यानम के लेखक कौन हैं? तो नासिकेतोपाख्यानम के लेखक हमारे सदल मिश्र हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यानम है। और उदयभान चरित्र जो है उसके लेखक कौन है? तो उदयभान चरित्र के लेखक हमारे ईशा अल्लाह खां जो है, ईशा अल्लाह खां है। सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सुख सागर यानी कि सदा सुखलाल जी ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं सुख सागर का विषय क्या था? तो सुख सागर का विषय हमारा था विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। मच्छर है, बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार, नियाज नहीं, ठीक है, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं थे, ठीक है, यह इनका उपनाम था। सुख सागर जो था इनका उपनाम था।
और विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया, जिसकी अन्य 2 रचनाएं हैं सुरासुर निर्णय और निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुव पद को भाष्य है। इसके बाद हमारा देख लीजिए आप, खत्म होने वाला ही है, थोड़ा सा बचा है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द जो था उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? खड़ी में खड़ी शब्द, तो इसमें सदल मिश्र जी ने किया था। और सदल मिश्र जो थे उनका नेचर क्या था? बहुत ही व्यवहारिक किस्म के थे, ठीक है ना। और नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य का लेखन किया और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली नामकरण हुआ था। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि खड़ी बोली का नामकरण कहाँ हुआ था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ही हुआ था। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र जी को जाता है। तो 1803 में खड़ी बोली का भाषा के रूप में पहली बार उपयोग किया गया। इसमें आ गया है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारा जॉन गिलक्राइस्ट आ गया। खड़ी बोली कभी भी आएगा तो आप गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र, अगर सदल मिश्र नहीं है तो गिलक्राइस्ट, और गिलक्राइस्ट अगर नहीं है तो सदल मिश्र, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे और आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या है? फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी और इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। और राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंद्र के उदय काल तक चलती है, ठीक है। लक्ष्मण जी तो संस्कृत के थे और शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे उर्दू के थे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी को माना गया है, क्योंकि लल्लू लाल हैं बहुत सादे सीधे साधे हैं, तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, तो इनको गद्यकार मान लिया गया, ठीक है। बस यहां तक हो गया है आपके, ये आपके 56 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगी वो आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक हम लोगों के साथ में जुड़े रहे, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका।